आप स्ट्रीम का चुनाव इस बेसिस पे करें कि आपका पैशन किस में, आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है। इससे स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट पैशनेट थिंग इन यू। अपने अंदर की स्ट्रिंग्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बुक रीडिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि आपकी जो सक्सेस है ना वो अभी से स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीए फिजिक्स प्रोफेसर, अलंकारी इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने आ रहे हैं टारगेट जेई 2025 स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास बहुत समय से एक डिमांड आ रही थी कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th में और 10th से 11th मूविंग है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज, एक नया एक्साइटमेंट सफर जो 2 साल तक चलेगा और आपके जेई एडवांस 2025 तक चलेगा, जिसमें हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, मेंटरशिप देते रहेंगे और बहुत सारे आपके सीनियर प्रोफेसर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 तक जो स्टडीज होती हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं। इनफैक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मोर और लेस वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होते हैं। हमें ये तो पता चल जाता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, बट मोस्ट टाइम्स व्हाई इट हैपन्स वो समटाइम्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो क्लास 10th लेवल पे उसको उतने डीप में डिसीजन नहीं होता है। इनफैक्ट मोर और लेस साइंस भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चल रहा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स का ये प्रॉपर असेसमेंट ही नहीं हो पाता है कि वो किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो वो ऐसे नहीं कर पाता है कि मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, मुझे कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। तो स्ट्रीम चुनने में एक दुविधा रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत कुछ छोटे छोटे सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त 11-12 के सिलेबस की क्लास 10th 9-10 सिलेबस से कनेक्टिविटी तो होती है, बट उतनी डीप कनेक्टिविटी नहीं है, इतना दा मैटर नहीं करता है। अगर आप 9-10 में साइंस में मान लिया आप एवरेज थे, तो ऐसा नहीं है कि आप 11-12 में एक्सेल नहीं कर सकते। नेचर ऑफ साइंस चेंजेस, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स चेंजेस, सब्जेक्ट का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि इनिशियल पार्ट जो होता है 10th क्लास तक वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। मतलब ये कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इस काइंड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन उसको बार बार आप लिख लिए तो इवन साइंस सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग रहता है। इवन अप टू एन एक्सटेंट मैथ्स में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोफाइल्स नहीं होते हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर वे होता है, एक मेथड होता है। वो मेथड अगर आपको आ गया कुछ प्रैक्टिस करके तो आप मैथ्स से ही बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों का मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है वो सिर्फ बार बार रिपीटेटिव पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला रहे हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे शार्प आईक्यू वाले बच्चे भी होते हैं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्क्स के बेसिस पर आप ये डिसाइड नहीं करें कि आपको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उसका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं है। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आप बायोलॉजी में क्लास 9-10 में वीक हो बट 11-12 में आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा करें, और इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स आपकी उतनी स्ट्रांग ना हो 10th तक बट आगे आप मैथ्स में बहुत अच्छा करें। मेरा अभी तक आप सिर्फ एक ही बात बोली, सिंपल बात बोली कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम का चुनाव नहीं करें। आप स्ट्रीम का चुनाव इस बेसिस पे करें कि आपका पैशन किस में, आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक इंजीनियर बनना है या मुझे आईटी आना है तो ये आपका एक ड्रीम है। उस ड्रीम को परस्यू करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इवन इफ आपके मैथ्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इवन इफ आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स उन दोनों ही बच्चों को क्लास 11-12 में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी ड्रीम आपको परस्यू करना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रीम चुनते टाइम इस बात पे ध्यान नहीं दें कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं। मार्क्स शुड नॉट बी बेसिस, योर पैशन शुड बी बेसिस। हाँ, अगर आपको क्लियर कट पता है कि मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, यू शुड गो फॉर आईआईटी। आपको क्लियर कट पता है कि नहीं मुझे को इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, मेरे को केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, मेरे को बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट नोट्स मैं अच्छे से बना लेता हूँ और मैं सीक्वेंशली रिवीजन मैकेनिज्म भी अपने अच्छे से बना लेता हूँ। दैट मीन्स मैं मेथोडिकल हूँ, राइटिंग वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ, ड्राइंग मेरा अच्छा हो जाता है और इनफैक्ट मैं प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ चीज़ों का। तो आपके लिए बायोलॉजी एक अच्छा स्ट्रीम साबित हो सकता है। नीट आपके लिए एक अच्छा एक कंपटीशन साबित हो सकता है, आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने पिछले 5 मिनट आपसे बोला उसका समेशन ये कि डू नॉट चूज स्ट्रीम बाय वर्च्यू ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th। आपको अपने पैशन को परसू करना चाहिए, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को परसू करना चाहिए। आप क्या जीवन में करना चाहते हो उसको परसू करना चाहिए, उसके बेसिस से आप डिसीजन लें।
इस बेसिस पे भी डिसीजन ना लें कि आपके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। हो सकता है मम्मी पापा डॉक्टर्स हो और उनका ड्रीम हो कि आप आईआईटीएन बने। हो सकता है आपके मम्मी पापा आईआईटीएन हो और उनका ड्रीम हो कि आप डॉक्टर बने। आप इस बात पे नहीं आए कि आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए एक हार्ड वर्क, एक रिगरस शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और इंजॉयमेंट करते हुए पढ़ना पड़ता है। अगर आप इंजॉय करते हुए नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 साल तक ना एक कंटिन्यूअस सस्टेन्ड हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए सस्टेन फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में आप लगे रहें, अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। इसके लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। आपको वही स्ट्रीम चुनना है जिसमें आपका खुद का पैशन है, जो आप खुद बनना चाहते हो। हाँ ठीक है, आपके मम्मी पापा का एक ड्रीम है कि आपको कुछ बनना चाहिए, वो ठीक है, वो डिजर्व करते हैं, उनका राइट भी है। लेकिन आप वही बन पाओगे ना जो आपकी कैपेबिलिटी होगी, आप वही बन पाओगे ना इसमें आपका मन लगता होगा। इससे स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट दैट पैशनेट थिंग इन यू। अपने अंदर की स्ट्रिंग्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। इस बेसिस पर अगर आप चुनाव करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करने आ रहा हूं कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है जो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। उसको बेसिकली क्या चीज आनी चाहिए, उसके स्टडीज हैबिट में क्या चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए। सबसे पहला मेरा इंफेसिस ये होगा कि स्टूडेंट्स को अपना टाइम टेबल, अपना डेली रूटीन डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स बहुत ही रैंडमली बिहेव करते हैं, उनको टाइमलाइंस का ध्यान नहीं रहता है, वो टाइमलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। इनफैक्ट टाइम टेबल बनाते भी हैं तो उसको स्टिक नहीं करते हैं और बहुत रैंडम हो जाते हैं। इनफैक्ट टारगेट बेस्ड जब स्टडी नहीं होती है, जब डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस नहीं होता है माइंड में, तो उस वक्त स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रैंडम बिहेवियर करता है। अगर उसने समय रखा था पढ़ने का 4 बजे से 6 बजे मान ली शाम का, तो वो उस टाइम पे मान ली कोई दोस्त मिलने आ गया तो उसको ये कह नहीं पाता है कि मेरा पढ़ने का टाइम है, जो मेरा खेलने का टाइम है उस टाइम मैं खेलूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल्स फॉलो नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अंदर एक हैबिट आनी चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करने का, एक प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करने का, डिसिप्लिन रहने का, और जो आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है उस पर स्टिक करने का। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि 5 to 6 मेरा गेम्स का टाइम है, तो उसमें आप गेम्स पे कोई प्रेफरेंस दें, उसको ये एंजॉय करें। और आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि 6 to 8 मैं पढ़ाई करूंगा इवनिंग में, तो उस टाइम को आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मेरा ये टाइम सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें पढ़ने मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है, तो उस टाइम को आप सिर्फ पढ़ाई में ही इस्तेमाल करें, उसको रैंडम एक्टिविटीज में वेस्ट नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है, उसको अगर ये ट्रिक आ जाती है कि हाउ टू कंट्रोल टाइम, तो सक्सेस को मिल जाती है। सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र यही है कि स्टूडेंट कितनी जल्दी अपनी लाइफ में टाइम लाइन्स को फॉलो करना सीखता है। मीन्स जो भी वो डिसीजन लेता है उसको स्टिक करना कितनी जल्दी वो सीखता है। बहुत बार बच्चे क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आईक्यू होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दैट मीन्स वेल डिफाइंड तरीके से वो आगे नहीं बढ़ता है। कभी किसी सब्जेक्ट को उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और किसी सब्जेक्ट को उसने बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया। कभी किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, कभी दूसरी एक्टिविटी को उसने इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मान ली प्रोजेक्ट वर्क करना शुरू किया, तो उस प्रोजेक्ट वर्क करने के चक्कर में उसने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, पढ़ाई को एकदम ही छोड़ दिया, 100% उसने पूरा टाइम ही प्रोजेक्ट वर्क पे लगा दिया। अगर प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोजेक्ट वर्क रेलेवेंट है, उसकी सच में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप पूरा तन मन धन से पूरे 100% मनोयोग से करें। बट अगर वो हॉबी है तो उसको हॉबी ही रहने दें, उसको हॉबी तक ही परसू करें। दैट हमारे को पता होना चाहिए कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन्स रेलेवेंट और इररेलेवेंट का डिसीजन धीरे धीरे हमें लर्न करना होगा। हमें ये इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है, किस चीज़ को हमें काउंट करना है। रेलेवेंट, इररेलेवेंट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये डिफ्रेंशिएशन हमें आने पड़ेंगे। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ थोड़े बड़े शब्द हैं, ये धीरे धीरे एक्वायर होते हैं। बट स्टूडेंट्स, जितनी जल्दी आप ये रियलाइज करेंगे कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, सफलता की तरफ आप उतनी जल्दी आगे बढ़ते आएंगे। क्लास 11-12 में लैक ऑफ आईक्यू रीजन नहीं होता है। आईआईटी के में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका रीजन लैक ऑफ आईक्यू नहीं होता है। इनफैक्ट वो लैक ऑफ हार्डवर्क होता है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। इवन बहुत बार बहुत अच्छे आईक्यू के बच्चे, दैट मीन्स जो बहुत शार्प हैं, वो बच्चे भी आईआईटी में इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल या प्रॉपर एक
एक प्रॉपर रिलीजियसली डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया होता है, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कहीं अपने एफर्ट्स में रैंडम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा मैसेज आपके लिए, ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ट्राई टू बी डिसिप्लिन, फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, फॉलो प्रॉपर रूटीन। स्टूडेंट्स, इन बातों को एकदम ही बिल्कुल लाइटली मत लेना आप। दीज आर वेरी डीप वर्ड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो आप पूछते हैं ना कि टॉपर्स क्या डिफरेंट करते हैं, टॉपर्स यही डिफरेंट करते हैं। दे हैव गॉट डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। वो अपने आप को एक पर्पस लेके चलते हैं और जो शेड्यूल बना लेते हैं उसको स्टिक करते हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर्स इंजॉयमेंट नहीं करते, एंटरटेनमेंट नहीं करते, बट वो कंट्रोल एंटरटेनमेंट करते हैं। उनको पता होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कितना समय देना है, वो समय को उन्होंने मार्क कर रखा है। इन केस अगर वो समय से ज्यादा उन्होंने एक्सीड कर दिया तो किसी और टाइम उसको वो मेकअप करते हैं। दैट मीन्स कहीं पे भी उनको लगा कि टाइम मेरा वेस्ट हो गया है तो इन अ वीक ऑन एवरेज जो उनका टारगेट है उसको पूरा जरूर करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं वो बहुत वाइटल और क्रिटिकल हैं आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। बट सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए हर चीज के लिए समय होना चाहिए, बट जिस चीज के लिए जो समय आपने एलोकेट किया है उस पर स्टिक करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, IIT JEE क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना। इनफैक्ट कोई भी पर्सन बॉन्ड एनालिटिकल एबिलिटी के साथ नहीं आता है, इसको हमें डेवलप करना होता है। और इस डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट्स, हम बहुत बार सिर्फ टीचर से सुनते रहते हैं, सिर्फ टीचर सुनते रहते हैं। जो आप सिर्फ किसी से सुनते रहोगे तो आप सिर्फ दूसरे की थॉट्स को कैरी ऑन करोगे। इनफैक्ट दूसरे ने जो आपको थॉट दे दिया उस पर ही आप अपनी थॉट बिल्ड ऑन करोगे। इसलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि आप लोग टारगेट JEE 2025 स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपके पास बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही एम्पल टाइम है। स्टूडेंट्स, मेरी एक बहुत ही स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आपको अगर बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ना सीखना होगा। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद अपने ओन मीनिंग निकालना सीखना होगा। IIT JEE का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वहां पर जो भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस नए होते हैं। JEE में क्वेश्चन रिपीटिशन होता ही नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ टाइम्स कॉन्सेप्ट भी नए होते हैं। इनफैक्ट वेरियस कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन डेवलप हो जाता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में वो हमेशा नया दिखता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो प्रीवियसली स्टडी ट्रिक से हो रहा होगा। ट्रिक्स वगैरह वहां पर काम नहीं करती हैं, वहां पर काम करती है एक नई सोच। अगर एक थॉट डेवलपमेंट आपके अंदर हो चुका है, थिंकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर आ चुकी है, तो ही आप नए सिरे से किसी क्वेश्चन को सोच पाएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग काम करे, किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके अंदर आइडियाज आए और जो चीज उसके अंदर छुपी हुई उसको आप क्रैक कर पाए। इसके लिए आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा एक एनालिटिकल स्किल, और वो डेवलप होता है टेक्स्ट बुक पढ़ने से, वो डेवलप होता है क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करने से। आप जितना अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे, जितना राइटिंग वर्क करेंगे और जितना लेस डिपेंडेंट ऑन टीचर होंगे, उतने ही आप स्ट्रांगर होंगे। यहां पर डाउट्स पूछने के लिए आपसे बिल्कुल मना नहीं किया रहा है। जब आपके अंदर डाउट्स आए, कोई नेचुरल क्वेश्चन आए, उसको आप टीचर से जरूर पूछें, क्योंकि आपकी वो नेचुरल थॉट है। अपनी नेचुरल थॉट को सप्रेस नहीं करना है। जब भी आपके अंदर थॉट आए, जब भी आपके अंदर कोई नई विचार आए और आपको लगे कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप टीचर से जरूर पूछें। डाउट्स टीचर से जरूर पूछना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसको आप सेटल भी करें। तो स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में जा रहे हैं उस वक्त अगर आप ये इंश्योर कर लें कि उस टॉपिक के बारे में आप पहले से पढ़ के आए हैं, एक टेक्स्ट बुक से पढ़ के आए हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट जब टीचर कोई नई बात बोलेगा ना, तो आपको स्ट्राइक करेगा और आप ये सोचेंगे, अच्छा इस चीज का इंटरप्रिटेशन तो ऐसे भी हो सकता था, इसको तो मैं ऐसे भी सोच सकता था, टीचर ने इसका इंटरप्रिटेशन ये बताया है। धीरे धीरे आप चीजों को इंटरप्रेट करना सीखते आएंगे और धीरे धीरे आप एक कोड ब्रेकर बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 मिनट में मैंने आपको ये समझाया है कि आपके अंदर एक स्ट्रांग टेक्स्ट बुक रीडिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा समय अभी मौजूद है। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं। अपने मेंटर से आप मिलें और उनसे पूछें कि कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एग्जिस्ट करती हैं, उनको परचेज कर लें। इनफैक्ट आप नेट पे भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं और कुछ टॉपर से भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो एक नेक्स्ट
आपको आपको टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हमें आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए? अभी तो हम क्लास 10th में ही हैं, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम पास में आ गए हैं, तो क्या मुझे अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। स्टूडेंट्स, आप अगर पहले से ही आईआईटी की प्रिपरेशन करते आ रहे थे, पिछले 2-3 महीने से अगर आप पढ़ रहे थे, तो कोई इशू नहीं है। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और इनफैक्ट थोड़ा एडवांस भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको अभी से स्टार्ट करना है तो अभी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करें। अभी आप फोकस करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर। इनफैक्ट क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही फंडामेंटल होता है, तो आप उस पर फोकस करें और उसकी हर छोटी बात को टेक्स्ट बुक से कवर करें। आप कोशिश ये करें कि क्लास 10th को बहुत अच्छी तरीके से उसकी सारी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन, हर एक एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। इससे आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी है कि आपके अंदर टेक्स्ट बुक रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका क्लास 10 का सिलेबस कवर भी हो चुका है, बट अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या जो भी आपके बोर्ड में रिकमेंडेड बुक है, उसको अगर आपने नहीं किया है, तो मेरा आपको एडवाइस ये होगा कि आप इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद क्लास 11 सिलेबस, पहले आप क्लास 10 को बहुत स्ट्रांग कर लें। और क्लास 10 की जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि वो आपके लेवल पर ही है, तो उसको आपको समझना बहुत ईजी होगा। तो जो हैबिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक रीडिंग की, उसको आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू स्टार्टर्स के लिए तो मैं अभी मना करूंगा कि आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करें। बट जो लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जिनका पहले प्रीवियस हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत ऊपर चुके हैं, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो क्या हम पीछे रह जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट 2 महीने या 4 महीने या इवन 6 महीने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन मैटर नहीं करते हैं। मैटर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर जो चीज मैटर करने वाली है ना, वो आपकी है एनालिटिकल स्किल, आपकी थिंकिंग एबिलिटी। वो इनफैक्ट प्रैक्टिस करते करते 4-5 महीने में जब आप उसको डेवलप कर लेते हैं, जो वो आ जाती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल, तो और चैप्टर्स पे भी उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप पिछड़ जाएंगे, कोई ऐसा इस रेस में पिछड़ने वाला नहीं है। हाँ, आप आगे जरूर निकल सकते हैं। आगे आप इससे से निकल सकते हैं कि जो भी आपकी क्लास 10 की बोर्ड की बुक्स हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एक एक लाइन पढ़ डालें। इनफैक्ट केमिस्ट्री तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे जा करके, और इनफैक्ट बायोलॉजी में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और फिजिक्स में भी जो लॉज आप पढ़ने वाले हैं ना, इनफैक्ट उससे आपको एनएससीपी जो आप नेक्स्ट ईयर 11 में रहते हुए देंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। खासकर इलेक्ट्रिक सर्किट्स और मैटिक फील्ड, इन चैप्टर्स के, या इवन मॉडर्न फेज, इन चैप्टर्स के जो बेसिक्स हैं वो तो क्लास 10th में ही होते हैं ना। तो इसलिए आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत थॉरली पढ़ें, बहुत थॉरली पढ़ें। अगर आपने अपने फंडामेंटल्स एकदम सही कर लिए ना, तो आप ऐसे ही और लोगों से अहेड हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ एक बात ये सीख ली कि हाउ टू इंटरप्रेट बुक लैंग्वेज, तो आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत बार बच्चे बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में मेरी स्पीड नहीं आती। स्पीड नहीं होने का एक बहुत बार रीजन ये होता है कि वहां पर स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा होता है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई होती है। इससे जब कोई बच्चा नया स्टैंडर्ड टेक्स्ट देखता है, तो उसको क्रैक ही नहीं कर पाता है, उसके अंदर जो चीज छिपी उसको क्रैक ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ना भी शुरू कर दें। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई अगले 2-3 महीने में, तो आप वैसे ही जीत चुके होंगे। और ये जो 1-2 महीने का अंतर आ रहा है आपके और जेईई एडवांस स्टार्ट करने वाले बच्चों के बीच में, वो अंतर बिजअप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी हमने आपको गाइडेंस दिया, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, और ये सीरीज 2025 तक चलती रहेगी। बहुत सारे लर्नर प्रोफेसर्स आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप एक हैबिट बना लें कि जब भी ये सीरीज का वीडियो आपके पास आएगा, इसको आप जरूर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप LNJEE चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को रिकमेंड भी करें, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरे पूरे मनोयोग से लग जाएं। कोशिश करें कि ये जो 2 महीने हैं, वो 2 महीने में आप उसी तरीके से मेहनत करेंगे जैसे आप शायद जेईई एडवांस के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। आप सोचते हैं एक मिनी जेईई एडवांस आपका आ गया है, इस बोर्ड एग्जामिनेशन को आप एक मिनी जेईई एडवांस ले लें या एक मिनी नीट ले लें। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि वो इसको एक मिनी नीट ले सकते हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छी अपनी ड्रीम परसेंटेज अगर आपने लॉक कर दी, तो आप वैसे ही विनर हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो सक्सेस है ना, वो अभी से स्टार्ट हो जाए। इट विल बी अ बिग स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स जेईई 2025
towards NEET 2025. Students, my best of luck to you for your board examination.